प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन जिस विषय की चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक की, वो है मौर्यकालीन कला। भारतीय कलात्मक इतिहास में मौर्य काल की कला का विशेष महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए रहा है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में के बाद एक लंबे पीरियड के बाद अगर कहीं भौतिक रूप से कलात्मक अवशेषों का दृश्य भी हुआ है तो वो मौर्य कला है। यद्यपि अपन सब मानते हैं कि मौर्य काल शासन के सभी स्वरूपों में सुदृढ़ता लिए हुआ था। जब शासन में स्थायी शांति स्थापित होती है, विशाल साम्राज्य का निर्माण होता है, एक अनवरत शासन व्यवस्था को अंगीकार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासन के दूसरे अवयव भी निश्चित रूप से प्रकृति की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें से जहां एक और अर्थव्यवस्था थी तो दूसरी ओर था कलात्मक। तो मौर्यकालीन कला को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो राजकीय कला, जैसे मौर्यकालीन जो विशाल प्रासाद अवशेष में प्राप्त हुए पाटलिपुत्र से, और उसके साथ साथ जो अशोक के स्तंभ है वो राजकीय कला का भाग था, जहाँ स्वयं जो सम्राट था वो प्रेरणा थी और उसने राजकीय सहायता से इस प्रकार से अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कलात्मक अभिव्यक्तियों की स्थापना की। दूसरा है लोक कला। लोक कला लोगों के मन की कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वाभाविक कलात्मक अभिरुचि की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। वो किसी रूप में भी द्रष्टव्य हो सकती है, आधुनिक समय में भी है और प्राचीन काल में भी है। तो इसलिए लोगों ने, जैसे दीदारगंज के चाम्रग्राहिणी की, बेसनगर की यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष की मूर्तियाँ, जो भी लोग कलाकार अपने लोक देवताओं के रूप में या किसी अन्य उनके विशेष व्यक्ति को इसी रूप से पाषाण स्तंभ में या किसी अन्य धातु के प्रयोग करके उसको अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न किया। तो पहले ये सिंधु सभ्यता में देखते जो मृण मूर्तियां थी, वो मृण मूर्तियां क्या थी? लोक कला की अभिव्यक्ति थी। कास्ट बाद में कास्ट निर्मित बनने लगे, लेकिन धीरे धीरे ये पाषाण निर्मित में भी अभिव्यक्ति इनकी होने लगी। तो जो है मौर्यकालीन कला का सबसे महत्वपूर्ण है भाग है राजकीय कला। राजकीय कला के दो महत्वपूर्ण उदाहरण अपन देखते हैं। एक तो इनका राजप्रसाद जो कुम्हार ग्राम में मिला, स्पून किसी ने इसको चंद्रगुप्त का बताया, किसी ने अशोक का, लेकिन ये जो विशाल 80 स्तंभों वाला प्रासाद मिला जो सामान्य रूप से सभागार या महल को इसके रूप में माने जा सकते। तो इस एक ऐसे पीरियड में जहाँ स्वाभाविक रूप से बड़े जो कलात्मक अभिव्यक्तियाँ या विशाल निर्माण थे, वह काष्ठ अभिव्यक्ति थी, वहाँ पहली बार ऐसा दिखने लगा कि वहाँ पर पाषाण का भी उपयोग किया जाने लगा। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि जहाँ एरियन ने कहा है कि सूसा और एक तरह के प्रासाद थे, महल थे, उसके समान है। तो फाहियान जब आया तो उसने जब इस प्रकार का उत्खनन देखा, पाटलिपुत्र में मिला था, उन्होंने कहा ये कहीं न कहीं किसी के रूप से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकता, देव निर्मित था, क्योंकि विशाल हॉल था, उसमें जो अवशेष प्राप्त थे, एक पॉलिश की हुई थी, तो एक अपने युग से काफी पहले की ये बात थी। दूसरा अपने को लगता है बुर्ज। पाटलिपुत्र पूरा का पूरा नगर, जैसा मेगास्थनीज ने बताया था कि पूरा 4 दीवारी में घिरा हुआ था और हर दीवारी पे इस प्रकार से बुर्ज बने हुए थे, अलग अलग प्रकार के बुर्ज, ताकि अगर कहीं से कोई आक्रमण भी हो तो वहां से सैनिक उसका जवाब भी दे सकते। बुलंदी बाग में एक बहुत बड़ी लगभग 150 फुट लंबी अपने दीवार प्राप्त हुई है। तो ये जो देखा तो कहाँ पर ये जो ईरानी प्रभाव है, ईरानी प्रभाव यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने कहा। क्योंकि कलात्मक अभिव्यक्तियाँ विश्व में जब तक ये उत्खनन में प्राप्त नहीं हुई थी, इतनी विशाल और सुव्यवस्थित कलात्मक अभिव्यक्ति ईरान में देखी जा सकती है। लेकिन राजकीय कला और मौर्य कला की सर्वोच्च जो अभिव्यक्ति देखने को मिलती है वो अशोक के स्तंभ में। लगभग प्रत्येक अपने संपूर्ण साम्राज्य में अशोक ने अपने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग जगह पे स्तंभों को निर्माण किया था।
कुछ विद्वान इसकी संख्या 20 बताते, कुछ 40 बताते, लेकिन लगभग संपूर्ण थे। जैसे प्रयाग का है, दिल्ली टोकरा, दिल्ली रुमदे में निगिलवा, सांची, रामपुरवा, सारनाथ का स्तंभ। आज भी सारनाथ के स्तंभ को हमने भारतीय चिन्ह के रूप में, अशोक चिन्ह के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, भारत की पहचान के रूप में स्वीकार किया। तो इसकी जो अभिव्यक्ति थी, जहाँ इसका उद्देश्य किसी न किसी रूप से कोई दूसरे प्रकार का हो, लेकिन जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलाकारों ने जो अभिव्यक्ति दी है वो अपने आप में अनुपम थी। इसके जो स्तंभ थे, उस स्तंभ के 2 भाग थे, एक था लाट और दूसरा था शीर्ष भाग। पूरे एक एकास्म स्तंभ पर ये अशोक के स्तंभ बने हुए थे, किसी दूसरे पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था। उसके ऊपर एक अवांग यानी उल्टा कमल है वो रखा जाता था। उसके ऊपर क्या रखा जाता था, कोई न कोई पशु आकृति, या जिस उद्देश्य से वो स्तंभ का निर्माण किया था उसकी पूर्ति के लिए उस स्तंभ के ऊपर कोई न कोई चिन्ह वहां पे दृष्टिगोचर होता है। जैसे 4 चक्र सारनाथ का स्तंभ, अश्व रुमदे में था, हाथी संगीजा में था, बैल रामपुरवा में। इस प्रकार से अलग अलग इस जगह पे अलग अलग स्तंभों में उसकी अभिव्यक्ति मिलती। सारनाथ का सिंह स्तंभ सबसे उल्लेखनीय है। ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। 4 जो सिंह हैं वो एक दूसरे पर पीठ सटाए हुए यहाँ पे बैठे हैं, जो शक्ति, स्वाभाविकता और भगवान वास्तविकता का स्वरूप है। ये शक्ति पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। जो अशोक का धर्म जिस बात को अंगीकार करता है कि किस प्रकार से धर्म विजय, लोगों में नैतिकता या धर्म या शांति से भी विजय प्राप्त करके साम्राज्य को स्थापित किया जा सकता है। तो सिंहों की जो सिर रिश्ता एक दूसरे से पेट सटाए के बैठना, ये इसी बात का प्रतीक। शांति से बैठने का मतलब ये था कि शक्ति के ऊपर इस धर्म की विजय या शांति की विजय या नैतिकता की विजय को बताया गया है। तो अशोक के साम्राज्य के राजत्व सिद्धांत को भी इन कला के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दूसरा जो ये है वो चमकीली पॉलिश। इसका जो प्रमुख बहुत सारे ऐसे देखे, चमकीली पॉलिश है, घंटाकृति है, शीर्ष भाग पर पशु की आकृति आदि। विद्वानों ने कहा ये भारतीयों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, ये कहीं न कहीं इन्होंने ईरानियों से प्राप्त किया है और उसी ईरानी और भारतीय संस्कृति का कला का मिश्रण अशोक के स्तंभ में दिखता है। क्योंकि उससे पहले बहुत सारे ईरानी भारत में इस तरह से अशोक के काल से तक बहुत सारे जो ईरानियों का आवागमन भारत में हुआ था। लेकिन बहुत सारे भारतीय विद्वान कह रहे हैं कि ये अशोक के स्तंभों पे जिस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है वो अभिव्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय है। और उसके पीछे वो उदाहरण देते हैं कि ये मौर्य प्रसाद मिला है, उस प्रसाद से पूर्व सतपथ ब्राह्मण में 100 स्तंभों वाले कक्षों का वर्णन किया गया। मतलब ये कहीं न कहीं भले वो हमें अवशेष में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उससे पूर्व जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे उसमें इसका तो प्राचीन कला का ही अभिव्यक्ति थी। इसके साथ साथ पशु मूर्तियां जो स्तंभों के ऊपर लगाई थी, जहां ये कहा गया तो उसका आधार पर ईरानी प्रभाव है। लेकिन अपन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुबड़ वाला महल की आकृति प्राप्त होना उसी कलात्मक अभिव्यक्ति या भावों की अभिव्यक्ति की अशोक के काल में ये द्रष्टव्य होती है। पॉलिश युग, पॉलिश ईरानी प्रभाव की बात कहते हैं तो भारतीय विद्वान ये कह रहे हैं कि महाभारत के अवस्तंभ स्तंभ में भी उसका उल्लेख है और उसके साथ साथ उत्तरी काला पॉलिशदार जो मिट्टी के बर्तन रखे हैं वहाँ स्पष्ट रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ये बर्तनों को पॉलिश के माध्यम से चमकाया जाता था। इसके साथ साथ जो ईरानी स्तंभ है वो एक अलग अलग पत्थरों से बने हुए नालीदार हैं, जबकि जो अशोक के स्तंभ है वो अशोक के स्तंभ एकास्म, ये अनूठी विशेषता थी कि एक ही पत्थर से इतने ऊंचे 21 फीट के, कोई उससे भी ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर जो अशोक के स्तंभ है वो शुद्ध रूप से भारतीय कला के रूप में द्रष्टव्य होता है। तो ये अशोक मौर्यकालीन जो कला है वो मौर्यकालीन कला के अवशेष के आधार पे अपन उसको वर्णन करते हैं।